जय हिंद दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम यूके का कंटेमिनेटेड ब्लड स्कैंडल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंटेमिनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है? देखो, कंटेमिनेटेड जो ब्लड होता है इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा ब्लड जो क्या है, इम्प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है? इम्प्योर, मतलब वो शुद्ध नहीं है जल। जो ब्लड है वो कैसा? अशुद्ध है, अशुद्ध ब्लड। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अशुद्ध खून का क्या ये स्कैंडल है। कैसे ब्रिटेन के 30,000 लोग HIV से क्या हो गए थे? संक्रमित हो गए थे, और साथ ही साथ 3,000 लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई, इसी ब्लड स्कैंडल की वजह से। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले जानते पूरा मामला था क्या। 1970 और 1980 के दशक के दौरान हुआ क्या था कि हजारों व्यक्ति को इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स दिए गए। इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स मतलब उनके जो इन्फेक्टेड थे उनका ब्लड दिया गया। इसे विशेष रूप से हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया पीड़ित थे इस लोगों को HIV और हेपेटाइटिस वायरस से कंटामिनेटेड प्रोडक्ट दिए गए थे। ये मुख्य रूप से फैक्टर 8 नाम के ट्रीटमेंट के माध्यम से हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था? 1970 और 80 के दशक के दौरान हजारों व्यक्ति क्या हो गए थे? ब्लड से इन्फेक्टेड हो गए थे, है ना। इसमें विशेष रूप से इन्फेक्टेड लोग कौन से थे? हीमोफीलिया वाले, ये लोग शामिल थे। अब इनको जब ब्लड दिया गया तो इस ब्लड के दौरान इनको क्या हो गया था? HIV और हेपेटाइटिस वायरस ये हो गया। और ये जो दिया जा रहा था इन लोगों को ब्लड, ये किस रूप से दिया जा रहा था? फैक्टर 8 के नाम के ट्रीटमेंट के माध्यम से इनको ये ब्लड दिया जा रहा था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाली समस्या के लोगों की मदद करना, है ना। अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? देखो, देखते होंगे जब हमको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो खून निकलने लगता है। कुछ देर बाद समय के साथ साथ वो खून क्या होता है, थोड़ा उस पर ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है ना। तो यही जब ब्लड बहता रहे और क्लॉटिंग ना हो, इस चीज़ को बोला जाता है ब्लीडिंग। क्या बोला जाता है? ब्लीडिंग, मतलब खून लगातार निकल रहा है और सूख नहीं रहा है। इस चीज़ को बोला गया। जब ब्लीडिंग डिसऑर्डर हुआ तो इन लोगों की हेल्प करने के लिए ये क्या किया गया? अभी ब्लड दिया जाने लगा। किसके माध्यम से? फैक्टर 8 के माध्यम से। ठीक, इसमें क्या होता था? इसमें जो भी ब्लड आया था, प्लाज्मा आया था, वो अमेरिका से आया था। पूरा ब्लड जो आया था, सैंपल्स, वो कहाँ से आए थे? अमेरिका से आए थे। अब अमेरिका से लिया गया था तो इसमें जो ज़्यादातर ब्लड था उनके कैदियों के थे। किसके? कैदियों। जो अमेरिका की जेल में कैदी बंद थे उनके वो ब्लड थे। और उसमें से अधिकांश जो कैदी थे वो कैसे थे? नशीली दवा को इस्तेमाल करने वाले लोग थे। कैसे लोग थे? नशीली दवा, जिस तरह ड्रग्स हो गया। आप जानते हैं कि अमेरिका में ड्रग्स हो गया, है ना, शराबी लोग हो गए, है ना, ये सब लोग ज़्यादा थे। नशीली दवाओं को इस्तेमाल करने वाले लोगों से ये ब्लड निकाला गया और यहाँ पर क्या किया गया था? ट्रांसफ़र हो गया था। इनमें से कई लोग वो थे जिनमें पहले से ये वायरस थे। तो जब इनमें से वो काफ़ी लोग ऐसे थे जिनमें पहले से ही वायरस थे। इससे हुआ क्या? 30,000 से ज़्यादा लोग इसमें क्या हो गए थे? संक्रमित हो गए थे। इस आपदा का पैमाना बहुत बड़ा था कि 30,000 से ज़्यादा लोग इसमें क्या हो गए थे? संक्रमित हो गए थे। जिस तरह इसमें था HIV था, हेपेटाइटिस C, या दोनों। इसमें जो लोग थे 30,000 संक्रमित लोगों में, इनमें कौन कौन से थे? HIV वाले थे, हेपेटाइटिस C थे, और कुछ तो क्या थे? दोनों थे। इनमें क्या था? HIV संक्रमित के लगभग 2/3 लोग बाद में एड्स से संबंधित बीमारी से क्या हो गए थे? मर गए थे। द गार्जियन के मुताबिक संक्रमित लोगों में 380 तो बच्चे थे, और इनमें से कई बच्चे भी ऐसे थे जिनकी अब मौत हो चुकी है। मतलब जो इस रोग से संक्रमित थे उनमें से कुछ बच्चे की अब क्या हो चुकी है? मौत हो चुकी है। कई परिवार तबाह और पीड़ितों ने अनजाने में अपने आसपास वालों में भी ये वायरस क्या हो गया था? फैला दिया था। हालांकि शुरुआत में सरकार और मेडिकल अधिकारी कार्रवाई करने में काफ़ी धीमे थे, है ना। 1985 तक वायरस को मारने के लिए फैक्टर 8 का इलाज नहीं किया गया था, है ना। जिस फैक्टर 8 के माध्यम से ये दिया जा रहा था ट्रीटमेंट, 85 तक तो वायरस को मारने के लिए कोई भी दवाई, इलाज नहीं किया गया। अब फिर हुआ क्या? 1991 तक हेपेटाइटिस C के लिए ब्रिटेन के ब्लड डोनेशन की नियमित जांच नहीं की गई थी। जो हेपेटाइटिस C के लिए जो ब्लड डोनेशन आता था उसकी जांच भी नहीं होती थी। जिस तरह अगर कहीं से भी हम लोग ब्लड वगैरह लेते हैं तो पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाती है ना, हाई रेट पर किया जाता है उसको। उसमें देखा जाता है कि क्या जिससे ब्लड आया है इसमें कोई रोग तो नहीं है, इसमें कोई वायरस तो नहीं है, इसकी कोई डिजीज़ तो नहीं है। उस 1991 तक हेपेटाइटिस C के लिए ब्रिटेन के पास कोई भी ऐसी जाँच नहीं की गई थी ब्लड डोनेशन के लिए। धीमी प्रक्रिया भी एक इसका बड़ी समस्या थी। ठीक, WHO ने इन समस्या को लेकर कई बार चेतावनी भी दी थी इन लोगों को, लेकिन बाद में ब्रिटेन इन ब्लड प्रोडक्ट का उपयोग करना जारी रखा क्योंकि वे सस्ते थे। ठीक, WHO की चेतावनी को भी इन्होंने क्या कर दिया था? इग्नोर कर दिया था। इसका यूज़ क्यों करने लगे? क्योंकि ये क्या थे? बहुत ही सस्ते थे, कॉस्टली ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, दस्तावेजों से पता चला कि स्कूली बच्चों जिनमें कुछ 2 साल तक के बच्चे भी शामिल इनका शिकार हुए थे।
स्कूली बच्चों में जिनकी उम्र कितनी थी, मात्र 2 साल, वो भी इनका क्या हो गए थे, शिकार हो गए थे। इसका दुखद परिणाम हुआ कि कई लोगों की इससे क्या हो गई, मौत भी हो गई। बीबीसी के मुताबिक डॉक्टरों ने जोखिमों को जानने के बावजूद इन प्रोडक्ट का उपयोग जारी रखा। अब देखिए फिर हुआ क्या, 1980 के दशक के बीच में पीड़ितों और उनके परिवारों ने चिकित्सालय लापरवाही के रूप में मुआवजे की मांग शुरू कर दी। भी जो पीड़ित परिवार थे वो चुप थोड़ी बैठने वाले थे, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ क्या रखा, मोर्चा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भी जो भी चिकित्सा की लापरवाही हुई है हमें उनका क्या चाहिए, मुआवजा चाहिए। तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने HIV से संक्रमित लोगों को पैसे देने के लिए एक चैरिटी की स्थापना की। तो सरकार ने कहा कि एक चैरिटी की स्थापना करते हैं, वो HIV से संक्रमित लोगों को क्या करेंगे, पैसा देने का काम करेंगे। लेकिन इसे अपना काम ठीक से नहीं किया और इन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। पीड़ितों से पेमेंट देने के बदले जो पीड़ित लोग थे उनको कहा गया कि पेमेंट के बदले आपको एक काम करना होगा, आपको स्वास्थ्य विभाग पर मुकदमा नहीं करना है। इतना ही नहीं बल्कि इनके लिए हस्ताक्षर करने का दबाव भी डाला गया। पीड़ितों से कहा गया कि आपको स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं करना है और इसके लिए आप मुकदमा नहीं करेंगे, एक पेपर पे साइन भी ज़बरदस्ती करवाया गया। इन्फेक्टेड ब्लड की जांच, ठीक 2017 में प्रधानमंत्री थेरेसा के कार्यकाल में सरकार ने घोटाले की जांच शुरू की। देखिए 1970-80 में हुआ, प्रक्रिया बहुत धीरे रही, बंद रहा इसका, ठीक। लेकिन जब प्रधानमंत्री थेरेसा ने अपने कार्यकाल 2017 में इस घोटाले की दोबारा पुनः जांच शुरू की, जो पीड़ित लोग थे और उनके वकीलों ने लगातार अभियान चलाने के बाद ये जांच शुरू हुई, है ना। तो ये ऐसे नहीं शुरू हुई, इनमें क्या थे, जो पीड़ित लोग थे और उनके वकील थे, इन लोगों ने लगातार अभियान चलाया कि हमें क्या, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जब ये लगातार इंसाफ किए तो प्रधानमंत्री जो थेरेसा थी 2017 की, उन्होंने इस घोटाले की जाँच पूरा शुरू की। अब 2023 में इसकी सार्वजनिक सुनवाई खत्म हुई। उसी के लिए आज ऋषि सुनक ने, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीड़ितों से माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन, जो पब्लिकेशन हुआ है, ये ब्रिटिश राज्य के लिए एक शर्म का दिन है। समझ में आया? तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे समझ में आएगा कि क्या मामला था, कैसे हुआ और ऋषि सुनक ने किस लिए इसके लिए माफ़ी मांगी। तो ऋषि सुनक ने यही कहा कि जो ये रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ है आज, ये जरूर ब्रिटिश राज्य के लिए शर्म का दिन है। क्यों? क्योंकि अधिकारियों ने समय पर अपना काम नहीं किया था। उनकी लापरवाही के कारण ही आज हमारे 30,000 लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 3,000 लोगों की क्या हो गई, जान गंवानी पड़ी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।